तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ ने अपनी आइस स्वॉर्ड को उस फियोनिक्स फेदर के साथ जोड़ के और ज्यादा पावरफुल बना लिया था। ताइरिज भी ब्रेक थ्रू करके वांग हाओ के साथ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लिए निकल जाता है। वैसे जाते हुए ताइरिज काफी ज्यादा सीरियस था और ये बात वांग हाओ को थोड़ी सी परेशान कर देती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ और जाओ शेन दोनों भाई मिलकर नदी किनारे बात कर रहे होते हैं, जहाँ वांग हाओ जाओ शेन से बचपन की बातें कर रहा था कि तुम्हें पता है ना, जब मैं छोटा था और प्रैक्टिस नहीं कर पाता था तो बच्चे आते थे और मुझे बुली करते थे, तो तुम थे उन्हें जो मारकर भगा देते थे। ये सुनने के बाद जाओ शेन कहता है कि हाँ, बस यही कर सकता था मैं मास्टर आपके लिए। जिस पे वांग हाओ कहता है कि तभी तो मैंने तुम्हें चुन रखा है अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। वैसे 10 साल पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स क्या है, कैसे हैं, पर मुझे ये पता लगा कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो जिसका कोई पेरेंट्स नहीं। तो क्या जाओ शेन तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद है? जिस पे जाओ शेन थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में वैसे तो कुछ याद नहीं है, पर उसे अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहाँ वो व्हाइट फॉरेस्ट में खेल रहा था। व्हाइट फॉरेस्ट के बारे में वांग हाओ को कोई जानकारी नहीं थी। जिस पे जाओ शेन कहता है कि मास्टर ये तो पास्ट की बातें हैं ना, वैसे भी अब मुझे क्या करना है अपने पेरेंट्स को लेके। अब मेरी फैमिली आप हो और जाओ बॉय है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप है। क्या आपको पता है कि हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? वांग हाओ को कुछ भी नहीं पता होता तो वो जाओ शेन से पूछता है, जिस पे जाओ शेन बताता है कि उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। अंकल जाओ बॉय तुम्हें अपने साथ कंबल में उड़ा कर लेकर आए थे। तुम उस टाइम पे एक छोटे डॉल की तरह दिखते थे, पर अंकल जाओ तुम्हें हर टाइम अपने सीने से लगाकर बस बड़बड़ाते रहते थे। वैसे यहाँ जाओ शेन काफी ज्यादा खुश था कि वो वांग हाओ के साथ रह रहा है। जिस पे वांग हाओ कहता है कि मैं खुश भी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ ही मैं इस दुनिया का नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ। वैसे उन दोनों की बातें छुप छुप के ताइरिज सुन रहा है, जिसके बारे में उन दोनों को कोई आइडिया नहीं है। इधर वांग हाओ जाओ शेन से कहता है कि मैं तुम्हें व्हाइट फॉरेस्ट लेके जाऊंगा ताकि हम तुम्हारे बारे में और पता कर सके। तभी पीछे से ताइरिज एंट्री मारते हुए कहता है कि मैं भी चलूंगा। ताइरिज की इस एंट्री को देखकर वांग हाओ कहता है कि निकल गए आप। वांग हाओ के इस जवाब पे ताइरिज हंसने लगता है क्योंकि उसे पता लग गया था कि वांग हाओ पहले से ही जानता है कि ताइरिज सुन रहा है उनकी बातें। तो वो कहता है इसका मतलब तुम मुझे लेके जाने वाले हो ना, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ थोड़ा सा काम कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें चू मेंशन में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो ताइरिज के बारे में ही अपने सर्वेंट को बता रहा था कि आज ही मैंने थर्ड मास्टर को बहुत सारे पैसे भिजवाए हैं, अब मुझे नहीं लगता वो मुझे परेशान करेंगे। जिस पे उसका सर्वेंट कहता है कि मास्टर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ताइरिज ऑलरेडी चू स्टेट को छोड़कर जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको परेशान करने के लिए दोबारा यहाँ आएगा। वैसे भी तो अब हम काफी ज्यादा रिच है ना, तो वो हमसे आगे थोड़ी निकलेगा। जिस पे वो पर्सन थोड़ा घबराते हुए कहता है कि 3 साल से वो मुझ पे नजर रख रहा है, उसकी वजह से तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। उसने यहाँ अपनी एक परछाई छोड़ रखी है, इसका मतलब कोई नजर रखने वाला जो उस पे नजर रखता है, जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि ताइरिज हर जगह मौजूद है। उसे तो बस किसी भी तरीके से ताइरिज से पीछा छुड़वाना है। उसके ऐसा बोलते ही तभी वहाँ ताइरिज की एंट्री होती है, जो कह रहा था कि तुम 3 साल से मुझे यहाँ आने से किसी न किसी तरीके से रोक रहे हो, है ना। ताइरिज को देख के वो पर्सन उसका नाम लेके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे ताइरिज उस पे अटैक करते हुए उसे जमीन पे गिरा देता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली हेड का नाम लेकर बुलाने की। वैसे ताइरिज की इस हरकत से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन पोलाइटली खड़े होकर कह रहा था कि सॉरी यंग मास्टर, हमें पता नहीं था कि आप आ रहे हो, वरना हम आपको रिसीव करने के लिए भेज देते कुछ लोगों को। ताइरिज उसकी बात पे कहता है कि तुम मुझे भेज देते या ठिकाने लगवा देते। ताइरिज की इस बात पे वो कहता है कि यंग मास्टर, आपको तो पता है ना मैं कितना ज्यादा वफादार हूँ ताई फैमिली के लिए, आप मेरी वफादारी पे ऐसे शक नहीं कर सकते। जिस पे ताइरिज उसे फाइल दिखाते हुए कहता है तो फिर इतने सालों से ताई फैमिली के सारे ट्रेजर कहाँ गए? ताइरिज के पास सारा प्रूफ अवेलेबल देखकर वो पर्सन गुस्से में कहता है कि अब अगर सारा पैसा इसे दे दिया तो मौत निश्चित है, तो अगर ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है तो क्यों ना लड़के मरा जाए। तो वो ताइरिज को धमकी देते हुए अपने कुछ लोगों को बुला लेता है। इतने सारे लोगों को देख के वांग हाओ कह रहा था कि ताइरिज, आखिर तुम चीज क्या हो जो तुम्हें मारने के लिए दर्जन भर लोगों को मंगाया गया है। जिस पे ताइरिज कहता है कि तुम रिलैक्स रहो, ये मच्छर कुछ नहीं कर सकते। जिस पे वो पर्सन कहता है कि ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने से मंगाए हुए सबसे खतरनाक किलर्स हैं, जिन्हें मैंने स्पेशली तुम्हें मारने के लिए मंगाया। अब देखता हूँ तुम कैसे बच के जाते हो। उसकी बात सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कितनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हो, पहले अपने इन गुंडों से कहो कि एक खरोच तो लगा के दिखाए। अभी वो सारे किलर्स एक साथ उन पर अटैक करने आते हैं, जिन्हें तो जाओ शेन अपनी स्टिक की हेल्प से दूर दूर फेंक रहा था। ये देखकर 2 किलर्स उस पर पॉइजन नीडल्स का अटैक कर रहे थे, जिन्हें तो जाओ शेन अपना ऑरा रिलीज करके ही रिवर्स कर देता है और उसका ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन किलर्स के साथ साथ वो वाला बंदा भी जमीन पे लोटपोट होने लगता है। अब उस पर्सन की ऐसी बुरी हालत देखकर ताइरिज उसके पास जाके कहता है कि मुझे तुम्हारी हालत देख के ना बहुत ज्यादा तरस आ रहा है कि पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। ये सुनने के बाद वो पर्सन ताइरिज के आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दो। ताइरिज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, जिंदा रहने के लिए छोड़ देता हूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे पास जितना भी खजाना मौजूद है ना, वो सारा मुझे दे दो। इसके बाद ताइरिज को खजाने के ऊपर लेटा दिखाया जाता है और ये सच में
में काफी ज्यादा था। अभी वहाँ वांग हाओ आते हुए कहता है कि ओ तुमने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये सारा नजारा देखने के लिए। तो तायरिच उसे बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मेरी दादी ने अनाउंस कर दिया था कि मैं इस फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ, पर इसी वजह से मेरे काफी ज्यादा दुश्मन बन गए और मुझे छुप के रहना पड़ा। वांग हाओ कहता है कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता है। वैसे मैं तो इस बात से ही खुश हूँ कि मेरा दोस्त इतना ज्यादा रिच है और मुझे उसे लूटने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है। वांग हाओ तायरिच से कहता है कि सच सच बताना, तुम अपने दुश्मनों से छुप रहे हो या तुम्हें ये लाइमलाइट पसंद नहीं है। तायरिच कहता है दोनों ही तो सेम बात है ना, मुझे फैमिली से दूर रहना पड़ता है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को बचपन में ही मार दिया गया था और मेरी दादी ने मुझे बचाने के लिए डोंगवान में भेज दिया था। इस वजह से जब मेरी दादी बीमार पड़ी तो मुझे उन्हें देखने को भी नहीं मिला। वांग हाओ कहता है तो फिर आज की तुम्हारी ये जो हरकत है ये ताई फैमिली के खिलाफ वॉर की अनाउंसमेंट तो नहीं है। जिस पे तायरिच कहता है कि वांग हाओ तुम पावर की दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हो ना, और मैं पैसों की दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे। ये सब देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि बताओ इतना रिच होने के बावजूद भी ये और रिच होना चाहता है, पर वांग हाओ अपने दोस्त को कैसे अकेला छोड़ सकता था, वो हाँ कर देता है। इसके बाद वांग हाओ तायरिच से पूछ रहा था कि अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितना पैसा हुआ। तायरिच कहता है कि वैसे मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं हिसाब किताब लगा कर बताऊं तो ऑलमोस्ट मैं 100 दोंगा शहर खरीद सकता हूँ। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ और छोटू ड्रैगन का रिएक्शन देखने लायक था। इसके बाद तायरिच अपने फैन में वो सारा का सारा ट्रेजर कलेक्ट कर लेता है। वैसे वांग हाओ को तायरिच की इस फैन क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो कहता है कि तुम्हारा फैन थोड़ा हैवी नहीं होगा, जिस पे तायरिच कहता है कि खुद चेक करके देख लो। वांग हाओ जैसे ही उस फैन को हाथ में लेता है ना, उसकी सीड ऑफ लाइफ की पावर की वजह से वो फैन क्रैक होने लगती है। ये देख के तायरिच तो डर जाता है कि कहीं उसका फैन टूट ना जाए, पर ये फैन तो ब्रेक थ्रू करके इसका लुक ही चेंज हो जाता है। ये नजारा तो हमारे छोटू ड्रैगन ने भी पहली बार देखा था। वो कहता है बताओ आजकल तो फैन भी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। वैसे फैन का ये लुक देखने के बाद तो तायरिच काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल रॉयल लुक दे रहा था। साथ ही ये फैन देखने में हजारों साल पुराना लग रहा था और ये बात वांग हाओ नोटिस करता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।